लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला। लेबनान में इजरायल ने फिर से विध्वंसक हमला किया है। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है इजरायल ने लेबनान में। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके इस हमले में मारे गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लेबनान की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एयर स्ट्राइक किए यहां पर इजरायल ने, और एक जगह नहीं, पिछले कुछ दिनों में यह पैटर्न दिख रहा है। जहां भी इजरायल लेबनान में अटैक कर रहा है, कुछ बड़ी जगह के दायरे में कर रहा है, करीब 100, 150, 200 मीटर के दायरे में कर रहा है और कई जगहों को एक साथ निशाना बना रहा है। और यही इस हमले में भी दिखता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जब इजरायल ने अटैक किया तो देखिए कई जगहों पर एक साथ विस्फोट हो रहा है, कई इमारतें एक साथ टारगेट की है इजरायल ने। और दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहलाया। विस्फोट में एक साथ कई इमारतें जमींदोज हो गई। तो दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला देखिए, कई इमारतें एक साथ जमींदोज हो गई। विस्फोट में एक नहीं, दो नहीं, कई इमारतें इसका शिकार बनी और फिर वो धराशायी हो गई। लेकिन ये पिन पॉइंट अटैक्स हैं, ऐसे ही किसी भी जगह अटैक नहीं हो रहे हैं। उन जगहों पर जहां पर इजरायल को शक है, उनकी सेना को यह इनपुट है कि ये हिजबुल्लाह की इमारत है, हिजबुल्लाह इस इमारत में बैठा है, हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां बैठे हैं, ये उनके ठिकाने हैं, उन्हीं जगहों पर ये अटैक किए जा रहे हैं। और दक्षिणी लेबनान में बारूदी तबाही मचा के रख दी इजरायल ने। 50 से ज्यादा इमारतों को इजरायल की सेना ने तबाह कर दिया है। हमले में कई सरकारी इमारतें भी ध्वस्त। तो दक्षिण लेबनान तो तबाह करके रख दिया है। आज से नहीं, जब से ये ईरान का युद्ध शुरू हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो हमला शुरू किया है इजरायल ने, आप देखिए अभी तक ये हमला रुका नहीं। और ये दक्षिण लेबनान में तबाही की एक और तस्वीर, एक और सबूत। उधर सीरिया से बड़ी खबर है। सीरिया में जॉर्डन ने भीषण बमबारी की है, वेपन तस्करी रूट पर एयर स्ट्राइक की है। यही है मिडिल ईस्ट की नई जंग। सीरिया में जॉर्डन ने भीषण बमबारी की है, हथियारों की तस्करी वाले रूट पर एयर स्ट्राइक की है जॉर्डन ने। हमलों की वजह से भीषण आग लग गई है यहां पर। अभी तक मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल आमने सामने थे, अमेरिका इजरायल की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जॉर्डन और सीरिया आमने सामने। और सीरिया में जॉर्डन के हमले से तबाही मच गई। रिहायशी इलाके में जॉर्डन ने बमबारी की। सीरिया में हमले में कई हथियार तस्कर मारे गए। ये देखिए जॉर्डन की बमबारी की तस्वीरें हैं। ये हथियार तस्करों के ठिकाने पर सीरिया में जॉर्डन ने बमबारी की है। तो सीरिया में जॉर्डन की भीषण बमबारी और हमले में कई हथियार तस्कर मारे गए। ये 2 खबरें आपके सामने। इन तस्करी रूट पर एयर स्ट्राइक की है जहां से हथियार तस्करी होती थी जॉर्डन में। और यूक्रेन के क्रीवी रीह में रूस का ड्रोन अटैक। देखिए अब सीधे मिडिल ईस्ट से चलते हैं। यूक्रेन, ट्रेन के इंजन पर रूस का हमला, बाल बाल बची लोको पायलट की जान। क्रीवी रीह जेलेंस्की का होम टाउन है और यहां पर रूस ने अटैक किया है। ये ड्रोन अटैक है, ट्रेन के इंजन पर रूस का हमला। देखिए आपको दिखाते हैं कितना भीषण अटैक है। और गेरान ड्रोन से रूस ने विनाशक हमला किया। टेर्नोपिल शहर में 60 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं रूस ने। जंग की शुरुआत के बाद से टेर्नोपिल में सबसे बड़ा हमला किया है रूस ने। तो टेर्नोपिल में 60 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं यहां पर रूस ने। देखिए ये रूस के ड्रोन आसमान से बरसते हुए तबाही का दूत बनकर। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ ट्रेन के इंजन पर हमला, लोको पायलट की जान बाल बाल बची। दूसरी तरफ टेर्नोपिल में 60 से ज्यादा ड्रोन्स का हमला रूस की तरफ से। और जैसे आसमान से यहां पर एकदम यमदूत बनकर बरस रहे हो ड्रोन। देखिए कैसे बिल्कुल गिर रहे हैं एकदम मौत बनकर। उधर रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग अभी भी लगातार जारी है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस ने हमला किया है। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। ये देखिए रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग, ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें देखिए। ये ग्रेनेड लॉन्चर से कैसे वहां पर ये रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट छोड़ता हुआ एक सैनिक। ईरान में इकलौता चैनल है भारत का, TV9 भारतवर्ष, जो इस युद्ध के बाद वहां पर पहुंचा है और वहां से आपको रिपोर्ट कर रहा है। सुमेरा खान हमारे साथ जुड़ेंगे ईरान से। देखिए
सुमेरा खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है वहां पर। सुमेरा ईरान की सड़कों से लगातार आपको रिपोर्ट कर रही हैं, उनके पास भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ईरान में लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से हमला होने की संभावना ईरान के लोगों को भी दिख रही है, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर बिग वॉल पर आइए। बिग वॉल पर ईरान की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में नई जंग, सीरिया पर जॉर्डन का हमला। मिडिल ईस्ट में यह क्या नई जंग शुरू हो गई है? इजराइल अमेरिका नए हमले को तैयार, नेतन्याहू की इमरजेंसी मीटिंग, इसका क्या मतलब है? ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, हाई अलर्ट पर है ईरान की सेना। तो इन तीनों बड़ी खबरों को एक साथ यहां पर आपके सामने रखते हैं। पहले यह खबर देखिए, सीरिया बना है ऑयल ट्रांसपोर्ट का नया विकल्प। क्या इस पर अटैक का इससे कोई कनेक्शन है? हॉर्मूज बंद होने पर सीरिया के रास्ते तेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इराकी ऑयल ट्रक के जरिए सीरिया पहुंच रहे हैं। बानियास बंदरगाह से यूरोप पहुंच रहा है क्रूड ऑयल। नए ऑयल कॉरिडोर को लेकर अल जजीरा ने यह रिपोर्ट दी है। इसी बीच खबर आती है कि वहां जॉर्डन सीरिया में अटैक कर दे रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में जॉर्डन की एंट्री हो चुकी है। सीरिया में जॉर्डन ने विध्वंसक हमला किया है। दक्षिणी सीरिया में जॉर्डन की एयर स्ट्राइक। सुएदा में हथियार तस्करों के ठिकानों पर हमले किए हैं जॉर्डन ने। और सीरिया में जॉर्डन का नॉन स्टॉप अटैक। ड्रग तस्करों पर जॉर्डन ने ऑपरेशन डेटरेंस चलाया है। सुएदा में ड्रग तस्करों पर भीषण हमला किया है जॉर्डन ने। तो देखिए, जॉर्डन के हमलों में दक्षिणी सीरिया में भारी नुकसान हुआ है। सुएदा में द्रूज मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए हैं। शाहबा में कई मकान बमबारी से तबाह हो गए हैं। तो दोनों हैं, हथियार तस्कर भी हैं और ड्रग तस्कर भी हैं। इन दोनों पर जॉर्डन ने सीरिया में अटैक किया है। अब मिडिल ईस्ट में नई जंग। जॉर्डन के हमलों से दक्षिण सीरिया में नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन कहां नुकसान हुआ यह भी हम आपको बता रहे हैं। सुएदा में मिलिशिया के ठिकानों पर हमले हुए हैं, यहां नुकसान हुआ है। और इसके अलावा शाहबा में कई मकान बमबारी से तबाह हो गए। तो मिडिल ईस्ट में नई जंग, दक्षिणी सीरिया में जॉर्डन ने हमला किया है। देखिए, सुएदा में जॉर्डन की वायुसेना ने एयर अटैक किया है। मिडिल ईस्ट में जो नई जंग है सीरिया में, इसके बारे में जानकारी दे दूं। दक्षिण सीरिया में जॉर्डन ने अटैक किया और यहां पर सुएदा है जहां पर जॉर्डन की वायुसेना ने एयर अटैक किया है। ड्रग तस्करों के ठिकानों पर डायरेक्ट हमले किए गए हैं। हथियारों के तस्करों पर भी जॉर्डन ने एयर अटैक किया है। सुएदा में द्रूज मिलिशिया के ठिकानों पर भी हमले की खबर है। अरमान समेत 5 इलाकों में एक साथ एयर स्ट्राइक की गई है। सीएन स्टेट टीवी और एएफपी के हवाले से यह खबर आ रही है। सीधे चलते हैं जनरल के सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, क्या आप इस हथियार तस्करों या ड्रग तस्करों पर जॉर्डन के हमले को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये देखते हुए कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, या आपको लगता है कि ये एक छोटी घटना है और इसका कोई बड़ा इंप्लीकेशन नहीं होने वाला, या ये कनेक्टेड है सब एक दूसरे से? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि क्या मैं इसको मानता हूं, देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में अब सारे कंट्रीज अपने अपने मुद्दों के ऊपर में कार्रवाइयां कर रहे हैं। देखिए, जैसे यूएई ने कह दिया कि ओपेक से निकल जाएंगे, वो उसका खुद का मुद्दा है। अब वो डिसीजंस खुद ले रहे हैं। जॉर्डन के अंदर में जो सीरिया का, खास करके सदन, जब हम बात करते हैं सीरिया का, तो वहां मेजर ये प्रॉब्लम है, वेपन्स एंड ड्रग की तस्करी जो होती है जॉर्डन के अंदर में। जॉर्डन एक बहुत बड़ा केंद्र होता था जब हमास के जो थे, मेजर ड्रग जो ट्रैफिकिंग होती थी जॉर्डन से होती थी, और वो फिर कहीं चली गई थी आपके गाजा स्ट्रिप में, जहां से ड्रग का, और वही चीजें हैं ड्रग के साथ वेपन का जो कार्टेल है वो लिंक्ड है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर किंगशिप है जॉर्डन में। यदि आप देखते हैं वहां किंगशिप है, तो उनके पूरे के पूरे जो वहां से सत्ता पे उनका एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, खास करके साउथ सीरिया से। जब हम सीरिया की जब बात करते हैं तो हम इसको गौन कर देते हैं, इस बात की ज्यादा जिक्र होती नहीं। मगर जॉर्डन के लिए यदि खतरा है, सब अपनी साथ रहे। यदि आप देखिए, इजराइल भी यदि गोलान हाइट से वो जॉर्डन की राजधानी दमास्कस की तरफ वो अपना विस्तार कर रहा है, तो सारे लोग अपने अपने मुद्दों को अपने तरीके से, और सबको लग रहा है कि यही समय है, सही समय है, इसी समय जो करना कर लो, क्योंकि जो बड़ी पावर से मिडिल ईस्ट की वो अपने में बिजी है, तो हमें कोई ध्यान नहीं देगा। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान से बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल, किसी भी वक्त हमलों को तैयार इजरायली सेना। ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की आशंका में हाई अलर्ट। ईरान में आईडीएफ चीफ
इयाल जमीर और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर में बात हुई है। चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया है और ईरान के ऊर्जा ठिकानों को दहलाने की तैयारी है। आईडीएफ के टारगेट पर ईरान के बुनियादी ढांचे हैं। ईरान के रोड नेटवर्क पर हो सकता है हमला। रेडी टू अटैक मोड में इजरायली एयरक्राफ्ट। इजरायली न्यूज पेपर मारीव का यह बड़ा दावा है। इजरायली समाचार पत्र मारीव का यह बड़ा दावा है। तो कभी भी हमले को तैयार है इजरायल। किसी भी वक्त ईरान पर इजरायल फिर से हमले कर सकता है। इस बारे में जानकारी आपको देते हैं। ईरान से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की आशंका में हाई अलर्ट। यूएस सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर से मिले आईडीएफ चीफ इयाल जमीर। अमेरिका इजरायल के फुल कोऑर्डिनेशन में होगा हमला। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तैयारी है। बुनियादी ढांचों और रोड नेटवर्क पर इस बार अटैक हो सकता है। सवाल यह है कि ईरान में लोग क्या सोच रहे हैं, और यह जानने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारी संवाददाता सुमेरा खान के पास, जो इस वक्त ईरान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुमेरा, आप लगातार ईरान के लोगों से बात कर रही हैं, लगातार आप वहां पर उनसे पूछ रही हैं, वहां का सूरत हाल बता रही हैं, कहां क्या हमला हुआ, वो जो ब्रिज आपने दिखाया हमने देखा, खामनेई के घर के पास लोगों की भीड़ हमने देखी, आपकी बात हुई होगी। क्या ईरान को लग रहा है कि क्या अमेरिका या इजरायल कभी भी हमला कर सकता है? क्या सोच रहे हैं वो लोग? हम जब तेहरान पहुंचे हैं और ईरान पहुंचे हैं, तो जो आप पहला सवाल पूछ रहे थे उसकी अहमियत यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ एक लोगों के अंदर एक सेंस है। हमने यहाँ काफी अधिकारियों से बात की है, सरकार के लोगों से बात की है। उन सबका ये कहना है कि सबको ये लगता है कि कभी भी, बल्कि पिछले 2 दिन से ये लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है कि अमेरिका कभी भी एक बार फिर युद्ध की शुरुआत कर सकता है। तो वो डर भी है, उसके बारे में उनको ये आशंका भी है कि ऐसा होगा और उसकी तैयारी है। एयर डिफेंस सिस्टम रात में एक्टिव हो गए। रेड अलर्ट पर परसों रात से ही तेहरान और बाकी तमाम जगहों को रखा गया है। हम होटल से बाहर निकलने की कोशिश हमने की तो हमें बताया गया कि नहीं, आप इस वक्त बाहर नहीं निकले, आप अंदर रहें, क्योंकि रेड अलर्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव है। तो पिछले 2 दिन से खास तौर पर, क्योंकि आमतौर पर यहाँ ये हुआ है कि वीकेंड के आसपास ज्यादा हमले होते हैं, 60 दिन की मियाद पूरी हो रही थी, और अब लगता है ईरान में लोगों को कि ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ ठीक है सुमेरा, ठीक है, मैं आता हूं आपके साथ, इस बारे में और जानकारी आपसे लूंगा। लेकिन देखिए, इस बीच कुछ और बड़ी खबरें। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच एक्शन में नेतन्याहू ने बुलाई सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर, जंग की तैयारियों का निर्देश दे रहे हैं नेतन्याहू, लगातार मीटिंग्स करके। ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप की असहमति के खिलाफ हलचल के बाद हलचल बढ़ गई है, द टाइम्स ऑफ इजरायल का दावा। तो ईरान ने जो नया प्रस्ताव दिया था उस पर भी ट्रंप ने अपनी असहमति जताई, जिसके बाद अब हलचल बढ़ गई है और ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियों का निर्देश नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग में दिया है। और देखिए, ये उस मीटिंग की तस्वीरें, ये कैसे लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। उसका कारण है नेतन्याहू की ये तैयारियां। द टाइम्स ऑफ इजरायल का दावा है कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को कहा है कि जंग के लिए तैयार रहें। ईरान के खिलाफ एक्शन में है नेतन्याहू। और ईरान के ऊपर अमेरिका का जासूसी विमान, दक्षिणी ईरान के नजदीक RC-135 रिवेट ज्वाइंट देखा गया है। मिडिल ईस्ट में C-17 ग्लोब मास्टर की मूवमेंट देखी गई है। C-5M एयरलिफ्टर की उड़ान से हड़कंप मच गया। इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑब्जर्वर का दावा, तो दक्षिणी ईरान के नजदीक अमेरिका का जासूसी विमान है। दक्षिणी ईरान के नजदीक अमेरिका का सबसे बड़ा जो एयर ट्रांसपोर्ट विमान है वो है। दक्षिणी ईरान के नजदीक अमेरिका के दूसरे वो विमान जो लगातार टोह ले सकते हैं, वो वहाँ उड़ान भर रहे हैं। तो ये अब ईरान के लिए एक चिंता का कारण है कि अमेरिका लगातार ऐसी तैयारियों में जुटा है जिससे लगता है कि कभी भी वो हमला कर सकता है। इसी बीच ईरान से तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, जो मिडिल ईस्ट में कई देशों में जिसके बेसेस हैं और जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा करती कई देशों की, उसके चीफ वहां पहुंचे। यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से मिले ब्रैड कूपर। अरब सागर में तैनात यूएसएस त्रिपोली का दौरा, किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है ब्रैड कूपर ने। ब्रैड कूपर ने 2 दिन पहले ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी, आपको याद होगा। और अब ब्रैड कूपर पहुंच गए हैं मिडिल ईस्ट। तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है? ब्रैड कूपर का यह दौरा क्या यही बताता है? देखिए, बातचीत नहीं बढ़ी तो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है हमला। होर्मुज में नाकाबंदी के बीच मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ। अरब सागर में तैनात यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से मिले हैं ब्रैड कूपर। सेना को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। यूएसएस त्रिपोली पर 3,500 मरीन कमांडो तैनात है। इस्लामाबाद में वार्ता टीम में भी शामिल थे ब्रैड कूपर। तो अब
सेंटकॉम चीफ अगर वहां पर पहुंचे हैं तो क्या है इसका मतलब? ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, आपको क्या लगता है? जैसा कि हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि ईरान में लोगों के अंदर थोड़ी सी दहशत है, लोग थोड़े से अभी इस बात को लेकर हैं डरे हुए कि वहां कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान में भी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। इजराइल में नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि तैयार हो, कभी भी हमला कर सकते हैं। और ब्रैड कूपर अगर मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद, ये डॉट्स कहां कनेक्ट हो रहे हैं सारे, और आप इसका क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? जय हिंद, बहुत धन्यवाद मुझे संवाद में शामिल करने के लिए। ये कूपर साहब की जो ये एडमिरल ब्रैड कूपर की जो विजिट है ट्रिपोली का, 3 बातें बहुत ही साफ नजर आती। पहली बात तो कि जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता हुई, मीटिंग हुई, उसमें क्या चीजें आई हैं, क्या टेक अवेज हैं और क्या वो फील्ड में उनको शेयर करना। और दूसरा, जो लड़ाई के बारे में हम उनकी क्या अप्रोच होने वाली है, उनसे क्या उम्मीदें हैं त्रिपोली टीम से, वो उनके साथ साझा करना। तीसरी बात जो है कि वहां पर क्या यथास्थिति, ग्राउंड पर क्या वो तैयार है, क्या जो रिक्वायर्ड ऑफ प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए त्रिपोली की, क्या वो है या कोई टेक्निकल ग्लिचेस है। क्योंकि जब तक ये पूरी तैयारियां नहीं होंगी, कोई ऑफेंसिव लॉन्च करना बहुत खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रहे कि हजारों किलोमीटर दूर ये नेवल ब्लॉकेड बनाया गया है और जो इसमें 5 वॉरशिप जो डिप्लॉय किए गए हैं, इनके लिए जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है कितने एफिशिएंट है वो। उनको केवल मात्र इनका शिप्स का, एयरशिप्स का, वॉरशिप्स का वहां आना पर्याप्त नहीं है। उनको जो है डे टू डे रिक्वायरमेंट जो होगी आर्म्स एमुनिशन की, वो प्रोक्योरमेंट कंटिन्यूस होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर वॉर शुरू हो गई तो ये सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होती है तो दूसरी जो ईरान का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि ईरान अपने घर में लड़ रहा है, घर से लड़ रहा है, और ये जो हजारों किलोमीटर, तो इसके लिए जरूरी है कि जो गैप्स हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस में उसको एड्रेस किया जाए, और ये विजिट उसी दिशा में एक कदम है। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट से ही। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की मूवमेंट तेज हो गई है। यूरोप के सैन्य बेस से खाड़ी देशों को उड़ान भर रहे हैं ये विमान। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की हलचल तेज, लगातार उनकी मूवमेंट देखी जा रही है। यूरोप के बेसेस से खाड़ी देशों के लिए उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका के मिलिट्री कार्गो विमानों की उड़ान देखने को मिल रही है। ईरान के नजदीक सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। फ्लाइट रेडार 24 का यह बड़ा दावा। और अमेरिका ने यूरोपीय देशों को रोक दी है वेपन सप्लाई। पहले से खरीदे गए हथियारों की डिलीवरी में देरी की जा रही है। ईरान की वजह से यूरोप को सैन्य सप्लाई में देरी कर रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ब्रिटेन, पोलैंड और बाल्टिक देशों को यह बता भी दिया है कि आपको अब डिलीवरी थोड़ी स्लो हो जाएगी हथियारों की, क्योंकि हमारे हथियार मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ईरान से कभी भी जंग, आइए जरा दिखाते हैं आपको कैसे ईरान से कभी भी जंग हो सकती है। इसके संकेत मिल रहे हैं बिग वॉल पर। मिडिल ईस्ट में नए हथियारों की शिपमेंट लगातार भेजी जा रही है। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को वेपन सप्लाई रोक दी है। पहले से खरीदे गए हथियारों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। ईरान की वजह से यूरोप को सैन्य सप्लाई में देरी हो रही है। अमेरिका ने ब्रिटेन को, पोलैंड को, एस्टोनिया को, लिथुआनिया को, इन सबको बता दिया है, और ये सब नेटो कंट्रीज हैं, इन सबको बता दिया गया है कि भाई आप लोग थोड़ा अभी रुक जाइए, आपको हथियार थोड़ी देर में पहुंचेगा। सुमेरा के पास एक बार फिर से चलते हैं। तेहरान है सुमेरा। सुमेरा, अब बताइए, देखिए शिपमेंट भी लगातार आ रही है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की, तो क्या ईरान इस वक्त खौफ में है या रेजिलियंस है वहां लोगों में? ईरान की जनता वो जो बातचीत के साथ है या जंग के साथ? ईरान की जनता क्या चाहती है, बात हो या जंग हो? देखिए, लोग, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि जंग चाहते हैं। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हैं उसकी वजह से, लेकिन जंग नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि किसी तरह से बातचीत के जरिए, डिप्लोमेटिक तरीके से रास्ता निकले। लेकिन साथ ही फिर लोगों का ये पक्ष भी है कि एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो ये मानती है कि ये हमारी धरती है और इस पर हम किसी तरह का जो हमला है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए अगर हमें समर्थन करना पड़े, अगर हम वैचारिक स्तर पर भी अलग हैं, अलग अलग गुट हैं, या हम वैचारिक स्तर पर अलग रुख रखते हैं, उसके बावजूद फिर हम साथ खड़े रहेंगे अगर वो हमारे होमलैंड पर अटैक का मुद्दा होगा। तो उस पक्ष पर वो तैयार हैं किसी भी तरह के हमले के लिए जवाब देने के लिए, और उसको लेकर एक बहुत मोबिलाइजेशन है यहाँ पर। हम रोज शाम से रात भर और कभी कभी आधी रात या उसके बाद तक सड़कों पर हम देखते हैं औरतें, बच्चे, परिवार आते हैं, अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसका हिस्सा बनते हैं। तो ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जहाँ पर वो बार बार कहते हैं कि हम ठीक है सुमेरा। तो देखिए, सुमेरा लगातार बता रहे हैं कि जंग तो वैसे भी कोई नहीं चाहता, लेकिन चलिए हम सुमेरा से और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कवर स्टोरी की, और वो भी ईरान से जुड़ी हुई है। इजराइल और अमेरिका हमले को तैयार हैं। हॉर्मुज में हाई अलर्ट है।
क्यों हम ये कह रहे हैं? अब आपके सामने जब ये ब्रेकिंग्स आएंगी तो ये सब अनफोल्ड होता जाएगा बहुत धीरे धीरे। अमेरिका से समझौता करना चाहता है ईरान, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान को लेकर अच्छी पोजीशन में है अमेरिका। ट्रंप ने ये एक बार फिर कहा है, ईरान में कोई नहीं है सर्वमान्य नेता। ईरान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। ईरान में सिर्फ 15% मिसाइल निर्माण क्षमता बची है, ये रॉयटर्स ने खबर दी है। बड़ी खबर है, ईरानी जहाजों पर अमेरिका का गैर कानूनी कब्जा। अमेरिका खुलेआम कर रहा है समुद्री डकैती, ये ईरान ने कहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यह भी कहा है ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। और ईरान पर कभी भी हो सकता है अमेरिकी हमला। ट्रंप का ईरान पर हमलों से इनकार नहीं। ट्रंप के हवाले से CNN ने यह बड़ा दावा किया है। तो आइए, कभी भी हमले को तैयार है अमेरिका, इस बारे में आपको और जानकारी देता हूं। कभी भी हमले को अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने ईरान पर हमलों से इनकार नहीं किया। ईरान की चालबाजी पर हमारी कड़ी नजर है, बल्कि यह कहा ट्रंप ने कहा गलत बर्ताव हुआ तो हमले की पूरी संभावना है। ईरान को लेकर अच्छी पोजीशन में है अमेरिका। ईरान में ना कोई नेता ना समझौते पर सहमति, यह भी कहा है ट्रंप ने। और अमेरिका में कांग्रेस को बाईपास कर मिलिट्री डील, एक बड़ी खबर। ट्रंप ने $8.6 अरब के सैन्य सौदे को मंजूरी दी। मिडिल ईस्ट के 4 देशों के साथ मिलिट्री डील की है। इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को वेपन सप्लाई करेगा अमेरिका। तभी तो उधर यूरोप सप्लाई नहीं कर रहा, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने। कतर, कुवैत और यूएई और इजराइल, इनको वेपन सप्लाई करेगा अमेरिका। वॉर इमरजेंसी में तत्काल सौदे जरूरी हैं, यह कहा है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। जनरल सिन्हा, अब देखिए ट्रंप क्या पैडिंग कर रहे हैं कि अभी अब दोबारा अगर अटैक करना पड़े तो हमारा हमला जस्टिफाइड हो, जिस तरह से हमारे ट्रंप बार बार कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के नए प्रस्ताव पर भी अब वहां पर असहमति जता दी है, ये हमला इनएविटेबल है? क्या फिर से अटैक होने जा रहा है? देखिए, अमेरिका का ये मानना है कि ईरान उनके प्रेशर के अंदर भी यील्ड कर जाए। देखिए, और कुछ ऐसा दिखता भी है। अमेरिका का एक ही प्रपोजल था, अमेरिका का 5 पॉइंट, देन 10 पॉइंट, फिर 14 कल एक आया है। और इस प्रपोजल में सेम बातें, सेम, यदि आप पूरे को आकलन करें 5, 10 और 14 वाली जो उनकी प्रपोजल है, मोर और लेस सेम है, बातें घुमा फिरा के वही कह रहे हैं। और अमेरिका का जो 15 पॉइंट प्रपोजल है वो साम है। दोनों अपने इसमें अडिग खड़े हैं। अमेरिका के पास कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है। उन्होंने एक इफेक्टिव ये निकाला था नेवल ब्लॉकेड, उन्होंने माना था कि वेरी इफेक्टिव है, पर उसमें लीकेजेस शुरू हो चुके हैं। एक खबर तो ये तक आई है कि 14 जो डीप फ्लीट हैं, जो डार्क फ्लीट कहलाती है, वो वहां से निकल चुके हैं। एक बहुत बड़ा वेरी लार्ज जो क्रूड ऑयल कंटेनर है वो तो वहां पहुंच चुका है। आज के दिन में मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर में वहां ट्रांसफर हो रहा है। तो लीकेजेस हैं, वो भी इफेक्टिव नहीं। तो इसके अलावा उनके पास चारा क्या रहता है मगर वो बहुत बड़ी रिस्क है गौरव, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेना है। आपने देखा ब्रैड कूपर गए थे और जनरल डैन कैन वहां पर उन्होंने उनको ब्रीफ किया था। मेरे ख्याल से उन्होंने बताया तो जरूर होगा कि रिस्क बहुत है, कैजुअलिटीज होंगे, ग्राउंड एक्शंस करने की शायद मनाही होगी, और वो फिर वही करना चाहते हैं जो मिडनाइट हैमर में किया था, या यूरोप जो उन्होंने ये फ्यूरी जो चलाई है, एपिक फ्यूरी, उसके तहत में यदि रिव्यू करते हैं तो उसका ज्यादा असर तो नहीं आएगा। जो वहां की जनता है, जैसा सुमेरा वहां पर है, जमीन से बता रही हैं, वो देखिए उनकी जो एक अपनी एक सोच है ईरानियन, वो बहुत अच्छी सोच है, वो बहुत पारंपरिक है, बहुत पुराना है, और वो उनको इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सैंक्शंस का असर है, वो चाहते हैं इससे निकल आए। और दूसरा, वो एब्सोल्युटली अडिग हो चुके हैं कि हमारा कंट्रोल स्टेट ऑफ हार्मुज में होना चाहिए। वो खोलेंगे मगर कहते हैं उस पे बात अटकी हुई है। कंट्रोल वो चाहते हैं, कंट्रोल में थोड़ा पैसा लेंगे एवरेज में, भले ही स्टेट ऑफ हार्मुज हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। तो ईरान को भी सोचना पड़ेगा, दे हैव टू गिव इट। ठीक बात। और देखिए नेवल जो ये कह रहे हैं ना, जो आप भी बता रहे थे अभी कि इनकी त्रिपोली है, त्रिपोली इज अ हेप्टर कैरियर। उसको कोई कह देता है कि एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स हैं, वो है नहीं। इट इज लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब आपका कहने का मतलब है यहाँ पर कि साफ है यहाँ कि हमला अमेरिका करे ना करे, हमले की आड़ में वो पूरा ईरान को एकदम कस के दबाना चाहता है कि उसकी शर्तों पर वो समझौता कर ले।
देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, हाई अलर्ट पर ईरान की मिसाइल फोर्स। आईआरजीसी ने 500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर दी गई हैं, यह रिपोर्ट बता रही है। आईआरजीसी ने मिसाइल लॉन्चर्स को स्टैंड बाय मोड में रखा है और ईरान में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हॉर्मुज से सटे बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती, कार्गो एयरक्राफ्ट से हथियारों की मूवमेंट, सैन्य तैनाती पर ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी की बड़ी मूवमेंट, 40 स्पीड बोट केशम द्वीप के पास तैनात की गई हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केशम। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी ने केशम द्वीप के पास 40 स्पीड बोट तैनात कर दी हैं। ये फारस की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप है और एक बड़ी तैनाती ईरान ने वहां कर दी है। तो हॉर्मुज में नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्या, और ईरान की तैयारी भी इसी की तस्दीक करती है। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक ईरान की बड़ी सैन्य तैनाती, आईआरजीसी के 40 से ज्यादा स्पीड बोट केशम द्वीप में तैनात हो गए। फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है केशम। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है केशम द्वीप। केशम में आईआरजीसी का मिसाइल बेस, सबमरीन बेस मौजूद है। केशम द्वीप से ईरान को स्ट्रैटेजिक वॉर में फायदा, अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका को लेकर यह तैनाती की गई है। केशम द्वीप पर कब्जे का मतलब है हॉर्मुज लाइन पर अपना कंट्रोल करना। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या ईरान को मालूम है जिस दिन उसकी ग्रिप यहां से लूज हुई वो वॉर हार जाएंगे, इसीलिए ईरान येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से किसी भी नेगोशिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। देखिए निश्चित रूप से उनके पास क्या है, ईरान के पास अगर कुछ है तो ये कंट्रोल है, एक जिसे मैं न्यूक्लियर बॉम्ब कहता हूं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया उनके हाथ में, और अगर शांति हो भी जाती है तो ये बॉम्ब कभी भी दोबारा यूज किया जा सकता है। तो ये बड़ा खतरनाक डिटरेंस दे दिया है अमेरिका ने उनको। अब खैर अभी जो तैयारियां हो रही हैं, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ईरान ने। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल का आपने बताया कि किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट हुआ है, दूसरा उन्होंने चाइना से एडवांस सैटेलाइट TEE-10B भी हायर किया, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मिल रही हैं उनको। इसीलिए जो है अभी जितना भी डिप्लॉयमेंट किया है अमेरिका ने, वो सारी तस्वीरें उनको मालूम पड़ रही है, क्या मूवमेंट हो रही है उनको पता चल रहा है, उस हिसाब से वो डिप्लॉयमेंट अपना कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है कि जो एयर स्ट्राइक्स के अंदर उनके ड्रोन्स और जो लॉन्चर स्टेशन थे और मिसाइल लॉन्चर थे जो उसमें छुप गए थे, कूड़ा करकट जैसे कहा था कि उसमें जो डैमेज था, डेब्रीज थी उसके भी छुपे थे, उनको निकाल के दोबारा उनको फिट करके एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सबको डिप्लॉय कर लिया है। तो एक वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीज फायर का प्रयोग किया है अपने आप को पुनर्जीवित करने में। तो निश्चित रूप से ईरान भी तैयारी करके वो देख रहा है कि इस प्रकार से अमेरिका अपने पूरे साजो सामान के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर आर पार की जंग। हॉर्मुज पर ईरान का नया मसौदा तैयार है। आर पार की जंग में यहां पर जुट गया है ईरान, नया मसौदा तैयार है। हॉर्मुज में जंग से पहले वाली स्थिति कभी नहीं होगी, अभी रिपोर्ट कह रही है। ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर की चेतावनी, यानी इस जंग ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य तय कर दिया है और ऐसा लगता है कि अब वो पहली वाली स्थिति जहां फ्री फ्लो था और कोई भी वहां से आ जा सकता था, अब लगता है वो स्थिति शायद ना आए, क्योंकि ये डेप्यूटी स्पीकर है ईरान के, वो चेतावनी दे रहे हैं। हॉर्मुज पर आर पार, हॉर्मुज पर ईरान के नए कानून का मसौदा तैयार है, एक रिपोर्ट कह रही है। नया कानून हॉर्मुज पर, हॉर्मुज में युद्ध से पहले जैसे हालात अब नहीं होंगे। हर शिप को ईरान से इजाजत लेकर ही हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। इजराइल के शिप को कभी भी हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के विरोधी देशों को टोल देकर ही हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत होगी। ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर ने यह चेतावनी दी है, लेकिन क्या अमेरिका इसको बर्दाश्त करेगा? क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होने देगा? अब ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने ईरान की नई शर्तें, 14 पॉइंट की शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं ईरान ने। 30 दिन के अंदर सभी प्रस्ताव मानने की शर्त भी रखी है। आईआरजीसी समर्थित तस्नीम न्यूज ने यह रिपोर्ट दी है। तो ईरान की नई शर्तें, क्या मानेगा अमेरिका? बड़ी खबर है, ईरान ने 14 सूत्री योजना अमेरिका के सामने रखी। 30 दिन के अंदर सभी मुद्दों का समाधान चाहता ईरान। अमेरिका कह रहा था 2 महीने, तो कह रहे चलो 30 दिन के अंदर निपटा देंगे। अमेरिका से फिर हमला ना होने की गारंटी चाहता है ईरान। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना को हटाने की शर्त है। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाने की शर्त रखी है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट कह रही है इस 14 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरान ने सीज फायर की जगह पूरी तरह से जंग खत्म करने का प्रस्ताव है। पहले 14 शर्तें मानने के बाद ही परमाणु मुद्दे पर बात की शर्त है, यहां पर यह रिपोर्ट कहती है। एक बार फिर से सुमेरा के पास चलते हैं। सुमेरा हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार तेहरान से। सुमेरा, हॉर्मुज और यूरेनियम पर
लगातार जिस तरह से यहां अमेरिका शर्तें रख रहा है, ईरान के लोग क्या कह रहे हैं? या ईरान में आपकी बात हुई हो वहां पर जो वहां पर पावर में है इस वक्त, क्योंकि अभी एक कोई सर्वमान्य नेता तो है नहीं, तो ईरान का रुख क्या है हॉर्मुज को लेकर और न्यूक्लियर को लेकर, यूरेनियम को लेकर? एक तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जब आप यहाँ लोगों से बात करें, जो अधिकारी हैं या जो सरकार का हिस्सा है या जो थिंक टैंक हैं, उनको उनके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस लगता है कि देखिए हम कुछ नॉन निगोशिएबल हैं, हम उनके पीछे नहीं हटेंगे, और इस वजह से वो इस बात के लिए तैयार है कि फिर इसका कोई भी नतीजा हो हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो हम जवाब उसी तरह से देंगे जैसे हमने पहले दिया। साथ ही ये भी if I were to quote to you, हमारी जिनसे मुलाकात हुई कुछ लोगों से, उनका ये कहना था कि अमेरिका को हमने सरप्राइज किया। अमेरिका ये नहीं सोच रहा था जब उसने तेहरान पर ईरान पर हमला किया कि इस तरह का एक रुख ईरान का होगा, और ईरान इतनी तैयारी के साथ है, उसकी रणनीति तैयार है। लेकिन अब अगर दोबारा ऐसा होता है तो हमारे पास और भी सरप्राइजेस हैं अमेरिका के लिए जो उसे वाकई सरप्राइज करेंगे। यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूं कि ईरान तैयार है, तेहरान तैयार है, ट्रिगर फरूमिया है, उनका ये कहना है हमारी सेना की अगर कुछ भी होता है तो हम जवाब उसी तेजी से देंगे, उसी प्रभाव के साथ देंगे। साथ ही हमारे पास बहुत से सरप्राइजेस होंगे अमेरिका के लिए। ठीक है सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, पाकिस्तानी फौज में कोहराम, तालिबान का डबल अटैक, कैसे आगे आपको खबरें दिखाता हूं इस बारे में। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्राइक, नंगरहार प्रांत में भीषण बमबारी की है अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के हमले से तबाही मच गई है इस नंगरहार प्रांत में जो अफगानिस्तान में पड़ता है, और टीटीपी के हमलों से दहल गया है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। डेरा इस्माइल खान में मस्जिद पर हमला, टीटीपी ने ड्रोन से मस्जिद पर हमला किया। हमले में यह मस्जिद पूरी तरह तबाह हो गई। लगातार चौथी बार मस्जिद पर टीटीपी ने हमला किया है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। टीटीपी के हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी पर रॉकेट दागे टीटीपी ने। पुलिस का हथियार लेकर फरार हो गए हमलावर। ये अलग एक जंग रह रहकर सुलगती है और फिर ये शांत हो जाती है, फिर सुलग जाती है। जनरल सिन्हा, ये अफगानिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान रह रहकर हमले कर रहा है और टीटीपी जिस तरह से उसका जवाब देता है यहाँ पर, या अफगानिस्तान की सेना की तरफ से भी कई बार रिटेलिएशन हो जाता है, वहां से भी ड्रोन होना जाते हैं, ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा एक लिमिटेड दायरे में, या ये कभी कोई बड़ा रूप भी ले सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है जब तक कि कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं हो, खास करके जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर है यदि आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, और ये आप वो भी लिमिटेड है, तो आप तोरखम से देख लीजिए, तोरखम क्रॉसिंग से लेकर स्पिन बॉर्डर जो कंधार से लेकर के ऊपर तरखम तक जाता है, यहाँ पर ये मोरलेस लोकलाइज्ड है। अब आपने बताया कि जैसे नंगरहार के कोहाट या पट्टी का इसको ले लीजिए, ये जो इलाका है सेंट्रल एरिया जो डूरन लाइन के साथ साथ, वहां पर तो पाकिस्तान अटैक करता है। देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल अब ज्यादा हो रहा है, पहले एयर स्ट्राइक होता था और ये करता रहेगा। उनको ऐसा लगता था कि शायद कुछ हमारे को ईस्टर्न फ्रंट से, जो हमारा भारत का फ्रंट से कोई उनको एक रिलीफ आएगा तो मेजर चीजें हो सकती हैं। मगर देखिए, आज के दिन में ये थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? वेस्ट एशिया, जैसे वेस्ट एशिया शांत होगा, आप देखिएगा इसकी ग्रेविटेशन कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर टीटीपी, जैसा आपने बताया, डेरा इस्माइल खान के अंदर में ये इनका दायरा बढ़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा। अब देखिए ना, मैं एक खबर दिखाता हूं, उसमें और आपको पता चलेगा कि कैसे टीटीपी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने विध्वंसक हमला किया है, पुलिस की गाड़ी पर रॉकेट से हमला किया है। मंडन इलाके में पुलिस की गाड़ी पर घेरकर रॉकेट दागे टीटीपी ने, और इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान में तेल संकट गहरा गया है। पाकिस्तान में नहीं है ऑयल रिजर्व। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का कबूलनामा, भारत की तरह रणनीतिक तेल भंडार नहीं है हमारे पास। भारत के पास 60 से 70 दिनों का स्टॉक है, हमारे पास नहीं है। तो पाकिस्तान में तेल का
अब वहां पर संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान का ये संकट या मिडिल ईस्ट का संकट खत्म नहीं हो रहा और पाकिस्तान को भी इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत में कभी नहीं बनेगी बात, ईरान नहीं छोड़ेगा 1 ग्राम भी संवर्धित यूरेनियम। एक बार फिर से ईरान से जुड़ी खबर, सीज फायर के बीच ईरान के मिसाइल भंडार भरे हैं। ईरानी अधिकारी महमूद नवाबियन ने चेतावनी दी है। और हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम करने की तैयारी, ईरान ने ऑयल टैंकर्स को बनाया स्टोरेज टैंकर्स। फारस की खाड़ी में ईरान के ऑयल टैंकर्स मौजूद हैं। तेहरान की तैयारी पर ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन बंद नहीं किया जा सकता, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो वो नहीं जा पा रहा है दूसरे देशों में, तो उसको क्या करेंगे? तो ऑयल टैंकर्स को उन्होंने स्टोरेज टैंकर बना दिया है और अब उन्हीं ऑयल टैंकर्स में वो उनको जो फ्यूल निकल रहा है, जो क्रूड निकल रहा है, उसको वो स्टोर कर रहे हैं। तो अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम करने की एक और ये तैयारी है ईरान की। ईरान ने ऑयल टैंकर्स को स्टोरेज टैंकर बना दिया है, ऑयल स्टोर कर रहे हैं उसमें। फारस की खाड़ी में ऑयल स्टोरेज कर रहा है ईरान। ऑयल टैंकर्स में 22 दिनों तक के स्टोरेज का इंतजाम है। अब कैसे तेल निर्यात कर रहा है ईरान? शैडो फ्लीट के जरिए पुराने टैंकर्स AIS बंद कर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, शिप टू शिप ट्रांसफर किया जा रहा है। ओमान की खाड़ी में एक शिप से दूसरे शिप में तेल ट्रांसफर किया जा रहा है। ब्लेंडिंग और रीलेबलिंग, ईरानी क्रूड ऑयल को किसी और देश के नाम से ट्रांसफर किया जा रहा है। सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ईरान अब सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्ट के रास्ते ढूंढ रहा है। और खबर तो यह भी आई थी कि पाकिस्तान ने 6 अपने रास्ते खोले हैं ईरान के लिए, ताकि वो सड़क के रास्ते अपना ऑयल वहां पाकिस्तान के जरिए भेज सके। अब ग्रुप कैप्टन DK पांडे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से नाकाबंदी नहीं कर पाया है और ईरान ने उसके छोटे ही सही लेकिन ऐसे रास्ते ढूंढ लिए हैं जो उसकी नाकाबंदी को नाकाम कर सके, और ये उसका सबूत है ये जो खबरें आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से इतना बड़ा क्षेत्र है कि उस पर हर एक कोने में चेक करना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद टेरिटोरियल वाटर और इंटरनेशनल वाटर्स के बीच में जो डेफिनेशंस में जो पेचीदगी है, उसका फायदा भी ईरान उठाता रहा है, क्योंकि ईरान अपने क्षेत्र से इको सीमा टेरिटोरियल वाटर से चलता आता है और पाकिस्तान क्षेत्र में आ जाता है और वहां से ऑयल चलाता है। एक तरीका तो यह है। दूसरा बता रहे हैं कि रेलवे लाइन है ईरान से, जो कि तजिकिस्तान और नॉर्थ में उनके तजिकिस्तान तक जाती है, जिससे कि वो सप्लाई होता है। ये इस क्षेत्र में जो ऑयल जाता है, वो अगर शिप का रूट जाता है 40 दिन लेता है और ट्रेन के माध्यम से जाता है तो वो 15 दिन में जाता है। तो इनको बढ़ावा दे रहा है। साथ में जिस प्रकार से आपने बताया कि वो किस प्रकार से शिप टू शिप ट्रांसफर कर रहे हैं और वो जो उनके वाटर टैंकर्स थे उनको भी खाली करके उसमें ऑयल भरा जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो ये हम पिछले लगभग 1 हफ्ते से अधिक समय से सुन रहे हैं कि उनके पास 2 या 3 हफ्ते का ही स्टोरेज कैपेसिटी बची है, क्योंकि तेल का प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते। लेकिन जो खपत है उसमें भी जो है उसमें बढ़ाई। अभी आपने तस्वीरें दिखाया, हमने देखी तस्वीरें ईरान में, तेहरान में, कि कैसे लोग क्या चल रहे हैं वहां पर। किसी आम जनजीवन में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑयल जो है उसका वो पूर्णतः उपयोग नहीं। लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेनेबल होगा, ये जिस तरह से अभी वो कारोबार कर रहे हैं वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेल की जंग के बीच तेहरान में पानी की किल्लत भी हो गई है। तेहरान के 5 मुख्य डैम में पानी की कमी हो गई है, एक रिपोर्ट कह रही है। 5 डैम में बचा है 20% से कम पानी। तेहरान के प्रांतीय जल अधिकारी ने इसको लेकर चेतावनी दी।